आप सभी भाइयों को नमस्कार। जय भारत। मैं आपका भाई मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हैं सम्राट दस्तक। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं संतोष साहब जी। आज इनसे बात करेंगे अखंड भारत पे। आज भी लोग अखंड भारत को याद करते हैं और कहते हैं सम्राट अशोक का दौर ही स्वर्णिम काल का युग हुआ करता था, जिस टाइम सम्राट अशोक महान के काल में पशुओं के लिए भी अस्पताल खोले गए थे। तो आज भी लोग अखंड भारत को याद क्यों करते हैं? ऐसा आखिर क्या था उस काल में जो लोग अखंड भारत को याद करते हैं? तो आज सर से सीधे जानेंगे। सर, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हम आज आपसे बात करने वाले हैं अखंड भारत पे। जिस तरीके से लोग आज भी अखंड भारत को याद करते हैं, तो आखिर उस टाइम ऐसा क्या था जो लोग आज भी याद कर रहे हैं? देखिए, भारत का 3000 साल का जीवित इतिहास है और उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता है जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और उन्नत सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम बहुत ही महान थे। मतलब भारत जो था दुनिया के नक्शे पे अलग पहचान रखता था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जहाँ पर घर भी मिले हैं और बहुत कुछ मिला है, उसकी लिपि को दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन वहाँ स्तूप भी मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि जो सम्राट अशोक की संस्कृति है, जो गौतम बुद्ध की या महावीर स्वामी की या पार्श्वनाथ स्वामी की जो संस्कृति है, जो समण संस्कृति है, वो 3-4 हज़ार साल पुरानी बुद्ध से भी है, बुद्ध से भी उतना पुरानी है। तो सम्राट अशोक जो है उसमें समझ लीजिए सूरज हैं, उस जो संस्कृति है उसके सूरज हैं। और सम्राट अशोक जो है उन्होंने भारत का इतना विस्तार किया कि पूरे दुनिया में भारत का विस्तार किया। कैसे किया? हुआ क्या कि सम्राट अशोक जो थे एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने भारत को पूरे नक्शे पर, विश्व के नक्शे पर अलग पहचान दी। किया क्या उन्होंने कि जो बुद्ध की विचार हैं, जो बुद्ध की बातें थीं, उन्हें अपने शिलालेखों पर लिखवाया। आज भी उनके शिलालेख अफगानिस्तान में मिले हैं, भारत में मिले हैं, नेपाल में उनका शिलालेख मिला है। तो इससे क्या हुआ कि सम्राट अशोक जो थे, उनकी जो बातें हैं जो शिलालेखों में लिखी गई हैं, वो बातें बताती हैं कि वो एक महान सम्राट थे। उन्होंने लिखवाया है कि सबका सम्मान करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, या ईमानदारी से जीवन को जियो। उन्होंने लिखवाया है कि हे मेरे पुत्रों शासक बनो। तो इतनी इतनी अच्छी बातें उन्होंने लिखवाई हैं। धम्म के उन्होंने जो बुद्ध के सूत्र हैं उन्हें लिखवाया हुआ है। तो ये जो चीज़ें लिखवाई हैं उन्होंने, तो उन चीज़ों को पढ़ के ये पता चलता है कि सम्राट अशोक बहुत ही महान सम्राट थे और एक ईमानदारी से शासन करने वाले सम्राट थे। कहा जाता है कि जैसा कि आपने बताया कि उस समय जब सम्राट अशोक का शासन था तो जानवरों के लिए भी भारत में अस्पताल खोले गए। जो ग्रैंड ट्रक रोड, जिसे आज जीटी रोड कहते हैं, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई, उस ग्रैंड ट्रक रोड, जीटी रोड के दोनों तरफ उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई जहाँ पर कोई यात्री जा रहा है तो रुक सकता था। सराय बनवाए, जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए, पानी की व्यवस्था की। तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने विकसित की कि उन्हें दुनिया का महानतम सम्राट कहा जाता है। और भारत आज जितना है, इससे 3 गुना क्षेत्रफल था सम्राट अशोक का। एक और बहुत बड़ा कारण है कि सम्राट अशोक के काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। एक अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है अर्थशास्त्र के लिए। उनका कहना है कि सम्राट अशोक के काल में दुनिया की जो 33% अर्थव्यवस्था थी उस पर भारत का कब्जा था। ये बहुत बड़ा कारण है कि उन्हें बहुत महान सम्राट, या उनके भारत को जो अखंड भारत था उसे महान कहा जाता है। एक और भी बहुत बड़ा कारण है कि भारत का जो विस्तार है दुनिया भर में, जैसे कि मैंने बताया था कि उन्होंने दुनिया भर में बौद्ध भिक्षुओं को भेजा, श्रीलंका अपने पुत्र को भेजा, पुत्री को भेजा। पूरे भारत का जो विस्तार था उन्होंने दुनिया भर में किया। आज दुनिया भर में बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं। आप देखते हैं ना, दुनिया भर में आज बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं। आज चाइना में, जापान में जो बुद्ध की संस्कृति मिलती है। तो ये सब जो विस्तार है भारत का, ये बहुत बड़ा था और ये विस्तार जो है सम्राट अशोक ने किया, इसलिए अखंड भारत को बहुत महान माना जाता है। तो अच्छा सर, ये बताइए, अगर भारत विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, आज मोदी जी कहते हैं कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है? इस देश में हिंदू मुस्लिम सब ज़्यादा चलता है आज के टाइम। देखिए, भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि मैंने बताया, सम्राट अशोक के काल में भारत का विस्तार था, दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे यहाँ पर। आज हमारी क्या हालत है? दुनिया भर में हमारे लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा? हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, हमें अपने लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, हमें अपने यहाँ अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा आधार तो शिक्षा होगा कि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्था में आज देख रहे हैं इतना ऊंच नीच है, इतना भेदभाव है, इतना शोषण है। उस शोषण को ख़त्म करना पड़ेगा, सबको बराबर पे रखना पड़ेगा। जैसा कि सम्राट अशोक महान के, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के, भगवान गौतम बुद्ध के, भगवान महावीर स्वामी के काल में था कि सारे भारतीय बराबर होते थे। तो भारत विश्व गुरु बना, उसे सोने की चिड़िया कहा गया। अब आपको फिर से वही करना है तो कैसे होगा?
आपको सामाजिक व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी, समाज में सभी को बराबर रखना पड़ेगा। आपको जो मैंने सबसे बड़ी बात बताई कि आपको शिक्षा की व्यापक व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपने लोगों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी। जब तक वो सब नहीं होता है तब तक हम विश्वगुरु बनना तो दूर, आज हमारी दुनिया में बहुत बुरी हालत है। तो तभी हम विश्वगुरु बन सकते हैं जो प्राचीन भारत में जो हमने किया उन सब चीज़ों को लागू किया जाए, अच्छे विश्वविद्यालय बनाए जाएँ, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जब ऐसा किया जाएगा तो भारत विश्वगुरु बनेगा। सर कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं सम्राट अशोक को महान शब्द लगाते हैं, वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि सम्राट अशोक एक बहुत क्रूर शासक था और उसने बहुत लोगों की हत्या की थी। देखिए, सम्राट अशोक को लोग क्रूर कहते हैं तो इसका एक बड़ा कारण है कि उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा और कलिंग के युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो जो लोग कहते हैं सम्राट अशोक ने नरसंहार किया वो झूठ बोलते हैं। किसी सिविलियन को, किसी नागरिक को सम्राट अशोक ने नहीं मारा। जो लोग युद्ध के मैदान में आए वो मारे गए। युद्ध में लोग मारे जाते हैं, इसमें क्या है भाई? मेरा आपका युद्ध हो रहा है तो सैनिक मारे जाएंगे, तो सैनिकों का मरना कोई नरसंहार नहीं है। हालांकि सम्राट अशोक को उस बाद में लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा लोग मर गए, तो उन्होंने अपनी नीति को बदला। कई लोग कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, जो कि झूठ है। सम्राट अशोक तो पहले से ही बौद्ध थे या पहले से ही जैन थे। उनके पिता जैन थे, उनके पिता जो थे आजीवक थे और उनके दादा जो थे वो जैन धर्म को मानते थे। तो पहले से ही वो बौद्ध और जैन संस्कृति के ही थे। ये जो कहा जाता है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म तब अपनाया जब कलिंग में उन्हें बुरा लगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब माइथोलॉजी है। और जो लोग कहते हैं सम्राट अशोक बहुत क्रूर था, ये भी एक माइथोलॉजी है। मतलब एक कहानियाँ लिख दी गई, तो कहानियाँ लिख दी जाती हैं। सम्राट अशोक बिल्कुल क्रूर नहीं थे। हाँ, युद्ध हुआ, युद्ध में तो लोग मारे जाते हैं, इसमें क्या है? सम्राट अशोक के सैनिक भी तो मरे होंगे। अगर उन्होंने कलिंग के सैनिकों को मारा तो क्या सम्राट अशोक के सैनिक नहीं मरे होंगे? उनके सैनिक भी मरे। तो ये तो दोनों तरफ का युद्ध था। वो बाद में उसे जीत गए और बाद में उन्होंने जीत दर्ज करके और भारत को अखंड बनाया। बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं किसी पे हमला नहीं करूंगा, अब मैं धम्म नीति अपनाऊंगा या अपना विस्तार धम्म नीति के अनुसार करूंगा। तो उस हिसाब से उन्होंने काम किया। तो सर ये बताइए, आज जो सम्राट अशोक की लाड है वो नोट पे छोटी कर दी गई है। ऐसा क्या कारण रहा कि सम्राट अशोक महान की लाड आज नोटों पे छोटी कर दी गई है? देखिए, हुआ क्या, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने क्या किया कि एक रातों रात घोषणा करी कि नोट पे गांधी जी को रखा जाएगा और सम्राट अशोक की लाड छोटी कर दी गई, जो कि एक बहुत ही निंदनीय घटना थी और मैं इसकी निंदा करता हूँ। सम्राट अशोक की लाड जो है उसे नोट पे रखना चाहिए था। और अगर किसी को महापुरुष की फ़ोटो लगानी थी तो फिर गांधी की क्यों लगाई? भगत सिंह की भी लगाइए, सुभाष चंद्र बोस की भी लगाइए और राष्ट्रपिता फुले की भी लगाइए। हम गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते, हम तो ज्योतिबा फुले को मानते हैं, तो राष्ट्रपिता फुले की भी लगाइए। अगर आपको फ़ोटो लगानी है तो सबकी लगा दीजिए। तो ये बहुत ही गलत निर्णय था और गांधी जी की जो फ़ोटो लगा दी गई नोट पे और सम्राट अशोक की लाड छोटी कर दी गई, तो ये गलत निर्णय था। और आज भी कोशिश चल रही है। ये लोग जो भाजपा के ही लोग हैं या जो आरएसएस के लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि हम झंडा बदल देंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई, भारत हिंदू राष्ट्र है, सम्राट अशोक हिंदू नहीं है क्या? सम्राट अशोक को ये लोग कहते हैं क्रूर शासक, फिर कहते हैं सम्राट अशोक अहिंसक हो गया बाद में। पूरी एक इन्होंने माइथोलॉजी बनाई हुई है, कहानियाँ बनाई हुई हैं, जिससे पूरा सम्राट अशोक का चरित्र हनन करते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भगवा ध्वज लाने की बात करते हैं और जो भी हमारे ऐतिहासिक प्रतीक हैं उन्हें ध्वस्त करने की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन इन्हों की असली दुश्मनी जो है सम्राट अशोक से है। और इसी के तहत इन्होंने सम्राट अशोक की लाड जो थी वो नोट पे छोटी कर दी। मौर्य साम्राज्य का जो प्रतीक है, मौर्य साम्राज्य का ही नहीं, ये भारत का एक गौरव का प्रतीक है। जो अशोक लाट है, अशोक का एम्बलम है, ये भारत के गौरव का प्रतीक है और इसे रखना चाहिए था। आज भी है, वो छोटा है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको गांधी का लगाना था तो बहुत सारे महापुरुष हैं, सबका लगा देते, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अटल बिहारी जी ने कर दिया, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, संसद में चर्चा हो। और हम तो यही चाहते हैं कि गांधी जी को ना रखा जाए, वहाँ केवल अशोक की लाट को रखा जाए और जो इतिहास है उसे संरक्षित किया जाए। अच्छा सर, ऐसे ये बताइए, बहुत सारी घटना हो चुकी हैं। कहीं अगर चीन में देखोगे तो सम्राट अशोक की लाड है उन्हें सुरक्षित रखा गया है और भाई हमारे देश में उन लाडों को तोड़ा जाता है। आपने भी देखा होगा, बहुत सारी घटनाएं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, सम्राट अशोक के खिलाफ एक नफरत फैलाई जाती है और सम्राट अशोक के खिलाफ एक, जैसे बनवासी पत्रिका थी तो उसने लिखा था कि सम्राट अशोक ने देश को गुलाम बनवा दिया, सम्राट अशोक को देशद्रोही बताया था। तो ये देशद्रोही लोग हैं जो सम्राट अशोक को देशद्रोही बताते हैं। सम्राट अशोक से महान शासक पूरी दुनिया में नहीं हुआ, पूरी दुनिया सम्राट अशोक को मानती है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य बनाया उसे भी दोगुना किया,
मतलब अपने दादा से भी महापराक्रमी हुआ, अपने पिता से भी पराक्रमी हुआ। और भारत को जो आज भारत आप देखते हैं, जिस अखंड भारत की ये लोग बात करते हैं वो सम्राट अशोक का भारत ही तो है। अखंड भारत की तो बात करते हैं, सम्राट अशोक की बात नहीं करते। नालंदा की बात करते हैं लेकिन बुद्ध की बात नहीं करते। तो ये चालाक लोग हैं जो बड़ी चालाकी से आपको साइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसका समाधान यही है कि आप जागरूक रहिए और अपना लेखन कीजिए, अपनी जो संस्कृति है उसका संरक्षण कीजिए, अपना जो भारत प्राचीन भारत है उसका संरक्षण कीजिए। दूसरा तो नहीं करेगा तो हमारे जो पिछड़े दलित आदिवासी लोग हैं उन्हें ही संरक्षण करना पड़ेगा। चूँकि वो शिक्षा में नहीं है, वो संस्थानों में नहीं है, तो कुछ भी कर देते हैं ये लोग। तो इस पर चर्चा तभी हो सकती है जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।